वेलकम बैक गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम जो कि जीएफजी का है, मैक्सिमम सम विदाउट एडजेसेंट। ठीक है, तो इजी कैटेगरी का दिया हुआ है टैग, लेकिन ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। डिस्कस करते हैं। ठीक है, गिवन अ एरे, एक एरे दे रखा है जिसकी साइज n है। उसमें क्या है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स है। हमें निकालना है मैक्सिमम सम ऑफ सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस क्या है, वी कैन स्किप द एलिमेंट। जैसे मैंने यहाँ से 5 उठाया तो हम क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। जैसे यहाँ से फिर 100 भी उठा सकते हैं और फिर 5 उठा लिया। तो सब सीक्वेंस ये होता है। ठीक है, सच दैट नो टू एडजस्ट टू नंबर्स इन द सब सीक्वेंस। देखो जो सब सीक्वेंस हम बनाएंगे, जैसे लेट सपोज सब सीक्वेंस बना दिया 5, देखो 5 5 10, ये तीन भी तो एक सब सीक्वेंस है ना। ठीक है, लेकिन ये सब सीक्वेंस वैलिड नहीं है इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 5 और ये 5 आपस में क्या है, एडजेसेंट है। तो वी कैन ओनली टेक ईदर ऑफ देम, यानी इनमें से किसी एक को ही ले सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये कहा गया है। तो ऐसे करते करते हमें मैक्सिमाइज करना है सम ऑफ एरे। ठीक है, और इसकी कंस्ट्रेंट ये दे रखा है ओएन, और ये तो इसको डिस्कस करते हैं उससे पहले हमें इसको एग्जांपल देखते हैं। 3 2 7 10, ये हमारे पास एग्जांपल। ठीक है, तो देखो लेट सपोज मैंने सब सीक्वेंस बनाया 3 को मैंने ले लिया सब सीक्वेंस में। अगर मैं 3 को ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्या मैं 2 को रख सकता हूँ? लेट सपोज आई मैंने यहाँ पे, क्या 2 को रख सकता हूँ भैया? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि 3 और 2 आपस में एडजेसेंट है, तो वी कैन नॉट टू को नहीं ले सकता। ठीक है, 2 को नहीं ले सकता, क्या 7 को ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने 7 ले लिया तो क्या 10 ले सकता हूँ? नहीं भैया, 10 एडजेसेंट है। तो अब देखो, अब एरे खत्म हो गया, यानी एक सब सीक्वेंस ये है। ठीक है, और क्या हो सकता है सब सीक्वेंस? अब देखो यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, तो लेट सपोज मैं 3 नहीं लेता तो क्या मैं 2 को ले सकता हूँ? हाँ भैया, क्योंकि 3 है ही नहीं, तो 2 ले सकता हूँ। तो अगर मैंने 2 ले लिया तो क्या 7 को ले सकता हूँ? नहीं भैया, 7 नहीं ले सकते आप, क्योंकि 2 का जैसे है। तो फिर मैंने 10 ले लिया, तो एक ये सब सीक्वेंस हो गया। और क्या हो सकता है कि मैंने 3 को लिया, ठीक है, फिर मैं 2 को नहीं ले सकता क्योंकि 3 उसका एडजेसेंट है। 7 ले सकता हूँ, हाँ, लेकिन मैंने कहा कि 7 नहीं ले रहा क्योंकि 7 वाला सब सीक्वेंस मैंने पहले कंसीडर कर लिया है, तो 10 ले लिया। तो इस तरह से मैं बहुत सारे सब सीक्वेंस बना सकता हूँ बेस्ड ऑन द कि किस एलिमेंट को मैं ले रहा हूँ, किसको नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या आएगा, 10। सम करेंगे तो यहाँ पे 12, यहाँ पे आएगा 13। तो इन सब में से जो मैक्स होगा ना, वो हमें आउटपुट मिलेगा, दैट इज 13। देखो इसमें सिंपल लॉजिक क्या लग रहा है कि भैया हर इंडेक्स पे जाएंगे तो हमारे पास दो चॉइस होगी कि उस इंडेक्स को लेंगे या उसको नहीं लेंगे। अगर ले रहे हैं तो बाकी कंडीशन में क्या होगा, आई को कहाँ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इसको ड्राई रन करके बताता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के ध्यान से समझना, इसी से कोड होगा। फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, बेसिकली डीपी लगेगा हमें, और डीपी के मैं सारे मेथड बताऊंगा कैसे किसको कैसे हैंडल करा जाता है, और उससे कैसे स्पेस तक जाते हैं, और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन सारे स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो हमारे पास इनिशियल एरे है 3 2 1। हमने कहा ये 3 2 7 10 ये ले लिया, ये एरिया है। इनिशियली हमने आंसर क्या होगा, 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब आई इस इंडेक्स पे, बताओ इस इंडेक्स के लिए दो कॉल जाएगी, एक तो एक्सक्लूड की और एक इंक्लूड की। लेट सपोज मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया, या इंक्लूड कर लेते, चलो इंक्लूड कर दिया, इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड करने का क्या मतलब है कि इस 3 को मैंने ले लिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहले 0 था और अब 3 ऐड हो जाएगा, यानी आंसर तो 3 हो जाएगा। ठीक है, कॉमा। अब बताओ यहाँ पे आई को क्या चेंज करना चाहिए, बताओ आई को मैं क्या इस पे रख सकता हूँ 2 पे, आई को मैं क्या प्लस प्लस करके आई +1 कर सकता हूँ? नहीं भैया, क्योंकि अगर मैंने इस एलिमेंट को ले लिया है तो नेक्स्ट इसका एडजेसेंट ही होगा, यानी आई को कितनी बार प्लस करना होगा, यस, आई को 2 बारी प्लस करना होगा, यानी i+2। तो यानी हमारे पास नया एरे क्या आ जाएगा, 3 2 7 10, और आई हमारा इस पोजीशन पे है। अगेन यहाँ पे भी दो कॉल जाएगी, एक तो इंक्लूड की जाएगी, तो इंक्लूड का बताता हूँ। यहाँ पे मैंने इंक्लूड का करा, तो इंक्लूड का क्या मतलब है कि इस 7 को इंक्लूड करना है, तो इंक्लूड कर लूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले 3 था देखो यहाँ पे, और अब 3 में 7 ऐड हो गया तो 10 हो गया। अब आई देखो, जब हम इंक्लूड करते हैं तो आई को कितना शिफ्ट करते हैं, 2 आगे भैया, तो ये आ गया 3 2 7 10।
अब देखो आई कहाँ आ जाएगा भैया, आई पहले इस पे था, ये एरे यहाँ पे बंद हो रहा है, तो आई आउट ऑफ बाउंड आ गया, यानी आई यहाँ आ गया। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे कि जब भी आई की वैल्यू ग्रेटर देन एन होगा तो हम कहेंगे रिटर्न कर दो ज़ीरो, यानी रिटर्न कर दिया ज़ीरो। तो दिस इज बेस केस, और कह सकते हैं इसको बेस केस आ गया। ठीक है, तो बेस केस आ गया तो हम एक आंसर वेरिएबल लेके चलेंगे, आंसर। तो अभी तक देखो आंसर मैक्सिमम कितना बना है, 10, इसको हम मैक्स लेते रहेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझो, इस 7 पे जब मैं आया तो मैंने इंक्लूड की कॉल मारी, तो ये देखो लेफ्ट में क्या, ये वाला इंक्लूड की कॉल। अब मैंने इसको एक्सक्लूड की कॉल मारी, एक्सक्लूड की कॉल। तो अब ध्यान से समझना ना कि जब मैं एक्सक्लूड की कॉल मारता हूँ 3 2 7 10, ये एरे था। ठीक है, एक्सक्लूड की कॉल का क्या मतलब है कि देखो इस 7 को नहीं लिया, तो अब 7 हमारे सब सीक्वेंस में है ही नहीं, तो आई को कितना प्लस करना चाहिए भैया, एक प्लस करो, आई को i+1 कर दो। समझ रहे हो, इसमें आई को कितना कर रहे थे, i+2 कर रहे थे, क्योंकि करंट वैल्यू ले रहे हैं। मान लो कि इस वैल्यू को मैंने ले लिया सब सीक्वेंस में, तो मैं इसको नहीं ले सकता, तो इसलिए मैंने कहा कि i+2 कर दो। ठीक है, दूसरा केस मैंने कहा कि इसको मैं नहीं ले रहा, इसको नहीं ले रहा, करंट आई यहाँ था तो सिर्फ एक बार प्लस किया तो यहाँ आ गया, तो आई क्या आ गया, 10 पे आ गया। तो पिछला आंसर क्या था, 3, और करंट को इंक्लूड कर दो, आई यहाँ पे आ गया, सॉरी। तो इसके लिए देखो, अब एक्सक्लूड किया तो एक्सक्लूड में आंसर सेम ही रहेगा, तो यानी पहले आंसर क्या था, 3, तो अभी भी आंसर क्या हो जाएगा, 3 सेम। अब इस आई के लिए 2 कॉल जाएगी, ये इस आई के लिए, तो एक कॉल मैंने इंक्लूड का बताया, तो इंक्लूड का क्या मतलब है कि इसको इंक्लूड कर लो, तो यानी 10 को इंक्लूड कर दो तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 13। और एरे में देखो आई कहाँ चला जाएगा, आउट ऑफ बाउंड, यानी आई हो जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन एन, क्योंकि आई जब इंक्लूड करूँगा तो i+2 होगा ना, तो यह तो ऑलरेडी लास्ट पे है। तो ये कौन सा केस हो गया, बेस केस। तो बेस केस आता है तो हम क्या करते हैं, इसको ना आंसर को मैक्स लेते चलेंगे, तो आंसर आ गया 13। ठीक है, अब ये तो इंक्लूड वाली कॉल होगी, अब एक्सक्लूड करेंगे तो एक्सक्लूड के लिए क्या होगा कि अगेन आई आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, यानी बेस केस। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड किया यहाँ पे, तो एक्सक्लूड करने से क्या होगा, क्या आंसर बढ़ेगा, नहीं सेम ही रहेगा, तो 3 का 3 रखते हैं। तो ऐसे ही देखो सब सारे इंडेक्स के लिए हमें करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो भी मैक्स आएगा वो आंसर वेरिएबल में होगा, तो उसको हम रिटर्न कर देंगे, 13 इस केस में। अब देखो 13 देख भी सकते हो कैसे आया 13, कि हमने सबसे पहले देखो ये 3 का इंक्लूड कॉल मारा, यहाँ पे आया, फिर हमने 7 को एक्सक्लूड कॉल मारा, यहाँ पे आया, फिर मैं 10 पे आया, 10 को इंक्लूड कॉल मारा, यानी 3 और 10, ये सब सीक्वेंस बन गया। ठीक है, तो अब इसका कोड देखते हैं, सेम काम करना है हमें। हमने कहा एक इंटीजर आंसर बनाया जो इनिशियली 0 होगा, एक सॉल्व फंक्शन बनाएंगे और उसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न ओ सॉरी, ठीक है, और सॉल्व को हम रिटर्न कर देंगे। देखो सॉल्व में क्या क्या पास करेंगे, एक तो एरे, अब क्योंकि एरे है तो इस केस में हमें साइज भी पास करना होगा, और उसके बाद इंडेक्स इनिशियली 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, और एक आंसर वेरिएबल। ठीक है, तो अब हमें सॉल्व नाम का फंक्शन लिखना है, तो इंटीजर सॉल्व इंट स्टार एरे इंटीजर एन इंटीजर आई, और ये इंटीजर बाय रेफरेंस करेंगे क्योंकि आंसर चेंज होगा। सबसे पहले बेस केस क्या था बताओ, कि अगर हमारा आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो जाए तो उस केस में ना कोई आंसर नहीं आएगा, रिटर्न 0। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे कि हम एक इंक्लूड वाला आंसर निकाल रहे थे, एक्सक्लूड वाला, तो इंटीजर आंसर 1 इनिशियली 0, आंसर 2 इनिशियली 0, 2 वेरिएबल ले लिया। ठीक है, एक हमने कहा एक्सक्लूड की कॉल मारेंगे, एक्सक्लूड, तो बताओ एक्सक्लूड करेंगे तो आंसर में क्या प्लस होगा, आंसर 1 इक्वल टू 0 प्लस होगा भैया, क्योंकि एक्सक्लूड कर रहे हैं, और बाकी की कॉल मार देंगे। तो एक्सक्लूड के कॉल में बताओ कैसे कॉल होगा, एरे
कॉमा एन कॉमा, बताओ आई को कितना प्लस करना चाहिए। देखो एक्सक्लूड कर दिया, यानी करंट वाले आई को नहीं लिया, तो सिंपली भैया आई को ना एक आगे बढ़ाओ और आंसर। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा इंक्लूड वाला, इंक्लूड, तो आंसर 2 में उसको स्टोर करा लेते हैं। देखो इंक्लूड का क्या मतलब कि करंट वैल्यू उसमें ऐड होगा, पहली बात यही तो हो रहा है। देखो ध्यान से कि पहले देखो यहाँ पे 3 था, इनिशियली आंसर 0 था, है ना, तो हमने कहा 3 को इंक्लूड कर दो। इंक्लूड का क्या मतलब है कि अब आंसर 3 हो गया, यानी 0 में 3 ऐड कर दिया, यानी करंट इंडेक्स को ऐड कर दिया, ऐड कर दिया और बाकी की कॉल मार दी। तो बाकी के में बस एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें, क्या वो चीज़ है कि इंडेक्स इस बार ना i+2 होगा, क्योंकि हम करंट आई को इंक्लूड करके चल रहे हैं। और फिर मैंने क्या कहा था कि जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो हम मैक्स ले लेंगे, आंसर 1 से जो आ रहा है, आंसर 2 से जो आ रहा है, और रिटर्न कर देंगे आंसर। ठीक है, तो अब इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, करेक्ट आ रहा है। अब इसको सबमिट करते हैं, तो दैट विल गिव यू TLE। देखो TLE क्यों आ रहा है, क्योंकि ये रिपीटेशन होगा इसमें। ये रिपीटेशन कैसा है वो बताता हूँ, मिनट। हमारे पास एरे क्या है, 3 2 7 10। ठीक है, लेट सपोज आई यहाँ पे, तो हमने कहा कि आई को ना क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। तो आई को मैं अगर इंक्लूड करता हूँ तो 3 आ जाएगा, और बाकी एरे क्या हो जाएगा, 3 2 7 10। अब आई कहाँ हो जाएगा, इंक्लूड के इसमें 2 बढ़ाना होता है आगे, तो यानी आई 7 पे आ गया। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद लेट सपोज 3 को इंक्लूड नहीं किया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरे 3 2 7 10। अब 3 को नहीं किया तो 0 आएगा आंसर, और आई कहाँ गया, इस पोजीशन पे। ठीक है, लेट सपोज कि मैं इसको भी इंक्लूड नहीं करता हूँ, तो आई कहाँ चला जाएगा, 3 2 7 10, तो आई इस पोजीशन पे आ गया। तो देखो ये दोनों केस अब सेम हो गया ना, कि हमें सॉल्व करना है, आई करंट इंडेक्स 7 पे है और बचा हुआ एरे ये है, इससे सॉल्व करके आंसर लाना है। तो ये दोनों केस में सेम आंसर आएगा, है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे सपोज करो पहले कैलकुलेट किया होगा, तो यहाँ दोबारा थोड़ी करूँगा, तो इसलिए यहाँ एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक DP बनाएंगे, यहाँ पे जब मैंने कैलकुलेट किया होगा इसका आंसर, तो उसको स्टोर कर लेंगे। तो जब ये मांगेगा ना आंसर कि भैया इंडेक्स जो है अभी 7 पे है और बाकी एरे जो है 7,10 बच गया है, तो आंसर ला के दो, तो वो कहेगा कि DP में पहले से ही पड़ा हुआ है, तो ये ले लो। तो इस तरह से हमें कह रहा है DP पहचान लिया कि DP लगेगा। ठीक है, तो DP लगाने के बाद हम सबसे पहले काम क्या होता है कि हम पहचानेंगे कि कौन सा DP लगेगा। तो मैंने बताया कई वीडियो में कि सॉल्व वेरिएबल, सॉल्व फंक्शन में हम देखेंगे कितने वेरिएबल जो है चेंज हो रहा है। एरे चेंज हो रहा है, नहीं भैया एरे तो सेम है। एन चेंज हो रहा है, वो तो चेंज होगा नहीं क्योंकि साइज है। आई चेंज हो रहा है, हाँ भैया आई चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे पहले +1 किया, +2 किया, तो आई चेंज हो रहा है। क्या आंसर, आंसर वेरिएबल को छोड़ के आंसर चेंज हो रहा है। आंसर तो बस हम ऐड कर, देखो आंसर भी चेंज नहीं हो रहा, आंसर चेंज हो रहा है नहीं। ठीक है, सॉल्व फंक्शन की बात है, देखो तो कितने वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, तो एक वेरिएबल आई है, तो यानी DP कौन सा बनेगा, एक साइज का, यानी 1D DP बनेगा, 1 डायमेंशनल DP। तो कैसे बनाएंगे, वेक्टर इंट DP n साइज का, और सबको इनिशियलाइज -1। दूसरा स्टेप क्या होता है बताओ, कि भैया ये DP को ना पास कर दो फंक्शन में। तो यहाँ DP पास किया, यहाँ भी DP पास किया, 1 मिनट, तो यहाँ पे भी बाय रेफरेंस क्योंकि चेंजेस होंगे। ठीक है, दूसरा ये तो यहाँ भी DP पास करें, जहाँ जहाँ सॉल्व फंक्शन कॉल किया ना सब जगह DP पास करना, DP। दूसरा स्टेप क्या होता है कि भैया बेस केस के बाद एक एक्स्ट्रा लगाएंगे, बेस केस, कि अगर वो वैल्यू पहले से पड़ा हुआ यानी आई नॉट इक्वल टू -1। देखो हमने -1 सेट किया है, अगर वो -1 नहीं हुआ यानी वो पहले से कैलकुलेटेड है, तो रिटर्न कर दो।
डीपी ऑफ आई। लास्ट स्टेप क्या होता है कि बिफोर रिटर्निंग आंसर हम क्या करेंगे, इसे स्टोर कर लेंगे। तो आंसर को रिटर्न करने से पहले बस स्टोर कर लो। तो ये हो गया डीपी मेमोराइजेशन। ठीक है, तो अब इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, करेक्ट आ रहा है, सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, डिस्कस करते हैं। एक मिनट, देखो पहले हमने मेथड रिकर्सिव वाला देखा जो कि एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। उसके बाद हमने क्या करा, इसको मेमोराइजेशन करा डीपी की हेल्प से। तो वो क्या लेगा, ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या लेगा, देखो ऑर्डर ऑफ एन लेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक डायमेंशनल डीपी बनाया। प्लस रिकर्सिव कॉल जा रही है हर स्टेप पे, तो ऑर्डर ऑफ एन यानी ऑर्डर ऑफ 2n। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड होता है, टेबुलेशन, इसको बोलते हैं हम टेबुलेशन मेथड। ठीक है, या फिर कह सकते हैं टॉप डाउन। अब इसको तो बॉटम अप में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो दिखाता हूँ। ठीक है, तो टॉप डाउन में हम कहाँ, देखो टॉप डाउन में हम कैसे जा रहे हैं, ध्यान से देखोगे तो हमने इनिशियली 0 से आए और कहाँ तक जा रहे हैं, एन तक जा रहे हैं। बेस केस यही तो है, यानी टॉप डाउन में हम जा रहे हैं टॉप डाउन में हम 0 से लेके एन तक जा रहे हैं। तो बॉटम अप में क्या होता है, इसका उल्टा, यानी एन से हम 0 तक जाएंगे। ठीक है, अब देखो एन लास्ट इंडेक्स है, वो तो एग्जिस्ट करता नहीं है ना, तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। अब दूसरा स्टेप में बता रहा हूँ, आंसर क्या आ जाएगा, 0 है ना, क्योंकि एरे में क्या होता है, 0 से n-1 तक होता है ना इंडेक्स। तो ठीक है, तो देखो दूसरा स्टेप क्या होता है कि हमें ना बेस केस को एनालाइज करके डीपी वेक्टर बनाना होता है। तो इसमें क्या करें कि आई जब ना ग्रेटर देन होगा एन से, तो उस केस में 0 डाल दो। तो लेट सपोज कि मैं अगर एक डीपी बनाऊं, अब मैं टेबुलेशन सॉरी बॉटम मैं बता रहा हूँ, डीपी बना दूँ, सबको इनिशियलाइज 0 कर दिया। ठीक है, सबको इनिशियलाइज 0 कर दिया, तो देखो ये बेस केस हैंडल हो जाएगा ना, कि जब भी एन की कॉल जाएगी तो वो 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने सारे वेक्टर को डीपी को 0 से नेक्स्ट कर दिया। इसको हटा दो। ठीक है, ये तो पहला स्टेप हो गया, ये भी हटाओ। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया कि बेस केस को एनालाइज करके डीपी वेक्टर बनाना है। तो बेस केस को हमने देखा कि आई ग्रेटर देन एन या इक्वल पे ना 0 दे रहा था, तो हमने कहा 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं ताकि वो हैंडल हो जाए। ठीक है, दूसरा केस क्या होता है कि इसमें हम देखो 0 से एन जा रहे थे, तो इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा जाएंगे, यानी एन से 0 जाएंगे। तो एन इंडेक्स तो होता नहीं है, तो यहाँ पे एक फोर लूप लाएंगे, फोर। अब एन नहीं होता ना एरे में, n-1 तक होता है, तो यानी लास्ट से आना है बस। n-1 से कहाँ तक जाएंगे, 0 तक, i माइनस माइनस। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या होता है, जो हमने रिकर्सिव सॉरी टेबुलेशन में कोड लिखा था वो सिंपली इसमें कॉपी पेस्ट कर दो। तो हमने यहाँ से देखो ये कोड लिखा है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया लोड का। अब यहाँ पे देखो आंसर का तो कोई नीड नहीं है, तो हमें क्या स्टोर कराना होगा इसे। तो ये किस पे स्टोर होगा, करंट टाइम पे। ठीक है, बस एक चेंज किया कि ठीक है। अब देखो उस केस में टेबुलेशन में हम रिटर्न क्या कर रहे थे कि डीपी ऑफ आई वाले को रिटर्न कर रहे थे, यानी लास्ट में डीपी ऑफ एन रिटर्न होगा, है ना। लेकिन इसमें उल्टा चल रहा है, तो इसमें क्या रिटर्न करेंगे, तो देखो जो भी लास्ट में लिखते हैं, यहाँ से 0 से देखो एन जा रहे हैं, तो यानी डीपी ऑफ एन रिटर्न करना होता है। इसमें बॉटम में क्या करते हैं, एन से 0 जाते हैं, तो रिटर्न क्या करना है, डीपी ऑफ 0। तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ व्हाट, 0। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इसको मैं हटा देता हूँ, वैसे इसको रहने दो, ये कौन सा टेबुलेशन का था। तो यहाँ पे देखो ये कौन सा हमने लिख दिया, यहाँ पे बॉटम अप। इसको कंपाइल करते हैं। अच्छा हाँ, एक एक स्टेप रह गया, सॉरी सॉरी। यहाँ पे देखो जो भी सॉल्व आ रहा है ना उसकी डीपी कर देंगे, और जो वेरिएबल इसमें चेंज हो रहा है, यानी i+1 हो रहा है, तो सॉल्व की जगह हम क्या कर देंगे, डीपी ऑफ i+1। ठीक है, यहाँ पे भी सॉल्व है, तो चेंज क्या हो रहा है, i+2, तो यानी डीपी ऑफ i+2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व का कोई फंक्शन तो है नहीं, +2।
नाउ कंपाइल इट। गलत आ गया। ठीक है, तो देखो लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है, बस इसमें पहचान, 2 मिनट पॉज करो, ऐसे पहचानो कि क्या गलत है इसमें। आई होप कि तुमने सोचा होगा। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एन तक हमारा मैक्सिमम साइज है डीपी का, लेकिन अगर मान लो वर्स्ट केस में n-1 हुआ हमारे पास, अगर n-1 वैल्यू हुआ तो यहाँ पे किसकी कॉल मार। ठीक है, तो अगर मैं n-1 आई यहाँ रख दूँ तो क्या हो जाएगा, ये n-1+1 है ना, तो ये तो n ही हो गया। ठीक है, तो n का तो वैल्यू हमारे पास है। यहाँ पे अगर रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये n-1, यहाँ पे देखो n-2। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो वर्स्ट केस में आई की वैल्यू क्या होगा, n-1 होगा। तो जब हम इस पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, n-1+1 हो जाएगा, ये n-1+1। तो ये डीपी ऑफ n को एक्सेस करना चाहेगा। लेकिन अगर मान लो n साइज का एक वेक्टर है तो उसमें टोटल इंडेक्स क्या होता है, 0 से भैया n-1 तक होगा, यानी ये n वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यानी ये इसके लिए अगर ये केस एग्जिस्ट करवाना है तो मुझे डीपी का साइज n+1 करना चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि n+1 होगा तो उस केस में देखो ये n+1 होगा तो इंडेक्स कहाँ से होगा, 0 से n तक, ये होता है ना एरे में। ठीक है, अब दूसरा केस देखो ये वाला i+1, तो वर्स्ट केस में i की जगह क्या हो सकता है, n-1 है ना, +2। तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल n+1, यानी ये एक्सेस करना जाएगा। ठीक है, तो ये कहेगा कि मुझे ना ला के दो डीपी ऑफ व्हाट, n+1 ला के दो। लेकिन अगर मान लो इस केस को देख के चले तो n+1 साइज का, तो इसके लिए भी देखो 0 से लेके n तक ही होगा, यानी n+1 तो अभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। यानी ध्यान से समझोगे तो हमें n+2 से इनिशियलाइज करना है हमारे डीपी एरे को। देखो एक छोटी सी यहाँ पे ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि कितने साइज का एरे बनाना है। देखो ये सेम कोड कंपाइल करने पे चल जाएगा। ठीक है, तो इन दो चीज़ों से हमें पता लग गया। ठीक है, अब सबमिट करते हैं। ठीक है, अब इसकी टाइम और स्पेस क्या होगा, देखो एक फोर लूप चल रहा है तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, और स्पेस भी हमने ओ एन ले लिया, तो भैया सेम ही तो लग रहा है पुराने जैसा। देखो पुराने से थोड़ा सा अलग है ये उससे थोड़ा कम स्पेस लेता है। ठीक है, बॉटम अप कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, ओ एन ये था कि डीपी के लिए, और ये क्या था, स्टैक के लिए, जो रिकर्सिव स्टैक लगा रहे हैं हम, तो 2n आ रहा था। यहाँ पे हम कोई रिकर्जन कॉल नहीं मारे तो ओ एन, यानी अभी भी हमारे पास, इसको क्लियर कर, हमारा जो दो सॉल्यूशन हम देगा वो ऑर्डर ऑफ एन में है, और स्पेस और टाइम भी ऑर्डर ऑफ एन, लेकिन इसमें हमें कहा गया है कि आप ना ओ एन में सॉल्व करो। तो ओ एन में कैसे सॉल्व करते देखो ध्यान से, इसी से हम लॉजिक बिल्ड करेंगे, ध्यान से देखना, कॉपी। ठीक है, तो देखते हैं स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। देखो ध्यान से देखोगे तो ये डीपीआई किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डीपी वेक्टर है एक तरह से मान लो, बस इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये स्पेस ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी प्रॉब्लम में लगता भी है, किसी में नहीं लगता है। हर बारी क्या होगा, डीपी में हम सबसे पहले टेबुलेशन करेंगे, फिर बॉटम अप करेंगे, फिर किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा कि 3 वेरिएबल, देखो 3 वेरिएबल पे डिपेंडेंट होगा ये जो हमारा सॉल्यूशन होगा डीपी का, तो उस केस में स्पेस ऑप्टिमाइज हो सकता है। तो इसमें भी देखो 3 वेरिएबल पे डिपेंड करता है, वो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, 0 1 2, अब ये क्या होगा n, और ये n+1। ठीक है, ये मान लो ये ith इंडेक्स है, यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो डीपी ऑफ आई क्या कह रहा है, डीपी ऑफ आई कह रहा है कि मैं ना दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा हूँ, कि आंसर 1 और आंसर 2। तो आंसर 1 में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली ना डीपी ऑफ i+1 को कॉल मार रहे हैं, उसी की वैल्यू तो देख रहे हैं ना। ठीक है, आंसर 2 क्या कह रहा है कि मैं ना डीपी ऑफ i+2 पे डिपेंड कर रहा हूँ, डीपी ऑफ i+2। ठीक है, इसको हटा के डीपी ऑफ आई कर देता हूँ, डीपी ऑफ आई, यानी जो ith वैल्यू है वो अपने पीछे के दो वैल्यू से डिपेंड कर रहा है। ये देखो i+1 यही तो होगा, i+1, अभी इस n को हटा दो,
ये और बड़ी साइज का मान लो, ऐसे चलता जा रहा है इसका साइज, ये क्या हो जाएगा i+2। तो ये दो वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों में से जो भी, देखो यहाँ एरे आई तो कैलकुलेट कर लेंगे, करंट वैल्यू होगा ना ये, जो भी आई पे होगा। बेसिकली ये दो मेन मोटिव है कि एरे में से ये ढूंढ के लेके आ रहे हैं हम, समझ रहे हो। तो इन दोनों में से जो मैक्स होगा वो हम दे रहे हैं आंसर में, यहीं से देखो आंसर में मैक्स कर रहे हैं। यानी जो करंट आई है वो पीछे के दो वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं दो वेरिएबल ले लूँ, लेट सपोज एक एक को ले लेता हूँ नेक्स्ट वन इन द सेंस कि आई का जस्ट नेक्स्ट वाला, इनिशियली जीरो मान लेते हैं। एक ले लेता हूँ नेक्स्ट टू, वो भी जीरो ले लिया, यानी ये ले लिया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो ये आंसर वन और आंसर टू कैसे चेंजेस होंगे। तो आंसर वन क्या हो जाएगा, देखो आई नेक्स्ट वन होगा, आंसर वन यही तो है, DPO i+1। तो ये जीरो तो कुछ है ही नहीं, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट वन। ठीक है, साथ साथ करते हैं, तो ये वेक्टर बनाने की नीड नहीं है। ये हो गया आंसर वन आंसर टू। ठीक है, दो वेरिएबल बस लेना एक्स्ट्रा, इंटीजर नेक्स्ट वन इनिशियली जीरो, नेक्स्ट टू वो भी जीरो। अब देखो यहाँ पे i+1 की जगह हम क्या कर देंगे नेक्स्ट वन, क्योंकि +1 क्या है, नेक्स्ट वन है ना, नेक्स्ट वन। ठीक है, एरिया ऑफ i+2 को हमने क्या कहा था, नेक्स्ट टू, तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे नेक्स्ट टू। ठीक है, और करंट वैल्यू क्या हो जाएगा, करंट वैल्यू होगा, इसको हम बोल देंगे, ठीक है, करंट, इसको हम वेरिएबल ले देते हैं करंट, आई वाला करंट था ना, करंट वेरिएबल क्या होगा, मैक्स ऑफ दिस। अब देखो ध्यान से, अब चेंजेस कैसे करना है, अब ध्यान से समझना कि अब हमें इसके लिए कैलकुलेट कर लिया इस आई के लिए, तो अब आई क्या होगा, माइनस माइनस, यानी आई इस पोजीशन पे आएगा। ठीक है, आई इस पोजीशन पे आएगा। तो अब नेक्स्ट वन नेक्स्ट टू कैसे चेंज होगा, कि भैया जब आई को मैंने यहाँ शिफ्ट किया तो नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, ये आगे वाला हो जाएगा, नेक्स्ट टू क्या होगा, उसके आगे वाला, समझ रहे हो। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, दोबारा से इसको हटाता हूँ, ये हमारे पास है, हमने कहा ये आई हमने प्रोसेस किया, ये नेक्स्ट वन है N1 और ये N2 है। अब मुझे ना इस आई को कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसके पीछे वाला आई, यानी इस आई को, या ध्यान से समझोगे तो ये मान लो सेम चीज़ में मैं चेंज करके दिखाता हूँ, फिर बताऊंगा कैसे हो। तो इस आई के लिए कैलकुलेट करना है ये आई, तो इसके लिए एक मिनट, क्या हो गया ये, ठीक है, तो आई, अब नेक्स्ट वाला आई हमने चेंज किया तो आई यहाँ आ गया। तो इस आई, अब मानो कि इस नए एरे के लिए नेक्स्ट वन क्या होगा, ये वाला भैया नेक्स्ट वन होगा, और ये नेक्स्ट टू होगा। तो देखो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि पहले आई ये था, आई ये रहा, तो इसकी जगह देखो नेक्स्ट वन आ गया है, समझ रहे हो। और ये N1 था, यानी नेक्स्ट वन था, उसकी जगह देखो नेक्स्ट टू आ गया है, यानी एक एक आगे शिफ्ट हो गया। देखो फिबोनाची सीरीज जैसे हमने करा था ना, 0 1 ऐसा कुछ था, कि ये दो वैल्यू का सम जो है आगे वाले पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम पहले वेरिएबल में चेंज करते थे और फिर आगे शिफ्ट करते थे, बस वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो इसको मैं सही से बनाता हूँ। ठीक है, इसमें देखते हैं, अब सपोज करो ये आई वाला कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए तो नेक्स्ट वन क्या होगा, नेक्स्ट वन ये होगा भैया, और नेक्स्ट टू ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि आई की फोर लूप में चल रहा है, तो आई माइनस माइनस होगा, यानी आई कहाँ शिफ्ट होकर आ जाएगा, इस पोजीशन पे, यानी ये नया आई आ जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो ये नया आई होगा, तो इसके लिए नेक्स्ट वन नेक्स्ट टू क्या होगा, तो इसको बोल देते हैं N1 डैश बोल देते हैं ना, एक मिनट यार, तो ये हो गया N, ओके सही से बन जा, N1 डैश। ठीक है, और ये होगा N2 डैश। देखो चेंज कैसे हुआ है, अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो देखो क्या हुआ, कि जो पहले आई था, यानी पहले आई वाला वैल्यू देखो क्या हो गया, नेक्स्ट वन हो गया है, समझ रहे हो। जो पहले N1 था वो नेक्स्ट टू हो गया है, समझ रहे हो। तो ऐसे चेंज करना है हमें। तो पहले किसको चेंज करें, देखो N1 की वैल्यू एन, नेक्स्ट टू जो है वो N1 में इनिशियलाइज होना है, तो यानी नेक्स्ट टू को हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट टू जो है वो पहले जो नेक्स्ट वन था वो हो जाएगा। ठीक है,
इसको हमें देखना है। और नेक्स्ट वन क्या होगा, देखो नेक्स्ट वन क्या होगा, जो पहले आई कैलकुलेट करके आया, और पहले जो आई कैलकुलेट किया हमने इसलिए स्टोर कराया है करंट में, जो करंट में स्टोर कराया है, यानी नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, जो करंट था। अब देखो रिटर्न क्या करेंगे, ध्यान से समझना। अगेन आई यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर आई यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो जब आई की वैल्यू यहाँ शिफ्ट होगा तो उससे नेक्स्ट वन जो होगा, नेक्स्ट वन यहाँ पे जो होगा वो हमारा आंसर होगा फाइनल, है ना। तो वही हमें इसमें कर देंगे, यानी नेक्स्ट वन हमारा आंसर आ जाएगा। कंपाइल करते हैं इसे। अगर ये समझ नहीं आया तो एक बार फिबोनाची का जरूर देखें, वही सेम ही है। सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, करेक्ट। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें देखो एक फोर लूप चल रहा है, दैट विल टेक ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्स। स्पेस हमने लिया नहीं लिया भैया, कि जो हम डीपी में कर रहे थे वहाँ हमने दो वेरिएबल से कर दिए, समझ रहे हो। तो ये हमने स्पेस को ऑप्टिमाइज करें, तो ये प्रॉब्लम में काफ़ी कुछ सीखने को था। अगर मैं डायरेक्ट लिखता ना तो भी ऐसे समझा सकता था कि दो वेरिएबल ऐसे लेंगे फिर ऐसे ऐसे चेंज करेंगे, लेकिन डीपी से जाएंगे तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमने सबसे पहले इसमें क्या किया, सबसे पहले मैंने एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो कि रिकर्जन कोड था वो हमने देखा, तो हमने कहा कि इसमें टीएलई आ जाए, तो हमने इसको इस ऑप्टिमाइज करने की कोशिश किया, तो हमने डीपी लगाया। डीपी में भी कौन सा लगाया, टॉप डाउन। ठीक है, टॉप डाउन लगाया। टॉप डाउन में हमने देखा कि भैया ये स्टैक का स्पेस एक्स्ट्रा ले रहा था, तो हमने इसको कहा बॉटम अप में जाओ। बॉटम अप में गए, तो बॉटम अप में हमने स्पेस और टाइम को ओवन तो कर दिया, लेकिन हमें क्वेश्चन कह रहा था ना कि स्पेस को ओवन ऑर्डर ऑफ वन में लाओ, कांस्टेंट में लाओ। तो जब भी कांस्टेंट में आता है तो वी कैन जस्ट सी कि वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन देखना होता है कि हमारा डीपी जो है किस पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने कहा कि जो करंट डीपी है वो i+1 वाला डीपी और i+2 वाले डीपी पे डिपेंड कर रहा था। हमने कहा इसको दो वेरिएबल मान लिया, उसमें हमने सॉल्व कर दिया। तो ये इस क्वेश्चन में था। आई होप कि मैं समझा पाया हूँ। तो अगर किससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो ज़रूर पूछ। ठीक है, मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में।